प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो रिवर इंजीनियरिंग में हमने कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया और आज का जो हमारा पॉइंट्स होने वाला है रिवर इंजीनियरिंग में, वो होने वाला है आपका सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के अंतर्गत अगर हम बात करें तो व्हेन वाटर फ्लो इन चैनल इट कैरीज आउट स्कोरिंग ऑफ द सरफेस ड्यू टू विच these participate particles are swept downstream by moving water, it terms as sediment transport। तो भाई जो पार्टिकल टूट टूट कर डाउनस्ट्रीम साइड में आकर जम जाता है पानी के फ्लो के कारण से, तो वो जो सेडिमेंट कहलाता है वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है, मतलब सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म होता है उसे कहते हैं सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। तो जो सेडिमेंट होता है इन कैनाल इज बर्डन टू कैरीड बाय फ्लोइंग वाटर एंड देयरफॉर दीज आर सेडिमेंट लोड, है ना। इस के कारण, सेडिमेंट होने के कारण से कैनाल पे एक बर्डन आ जाता है पानी के फ्लो के कारण से, उसे सेडिमेंट लोड कहते हैं। सेडिमेंट में मूव इन वाटर आइदर वेड और इन सस्पेंशन लोड, है ना। जो सेडिमेंट होता है ये पानी में दो तरीके से फ्लो करता है। पहला आपका सस्पेंशन के तौर पे और दूसरा बेड में। तो बेड में होता है तो वेड लोड कहलाता है और सस्पेंशन में होता है तो सस्पेंशन लोड कहलाता है। टोटल सस्पेंडेड लोड आ जाता है। एजम्पशन इन सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एज पर सील्ड थ्योरी। तो सील्ड थ्योरी के हिसाब से अगर हम एजम्पशंस बात करें सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का, तो सबसे पहला आता है सॉइल इज इनकोहेरेंट, यानी कोहेसिव force is zero and cohesionless. Sediment load is uniform. Basic mechanism of sediment transport is that water exerting a shear force known as tractive force और drag force। जो force हमारा लगाता है वाटर, वो shear force लगाता है और इसको ट्रैक्टिव फोर्स या ड्रैग फोर्स कहते हैं। यहाँ पे आप ये चीजें जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका जो है रिवर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वेड पार्टिकल जो कि टाउ नोट होगा, ठीक है। डब्ल्यू कॉस अल्फा, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू साइन बीटा, है ना। डब्ल्यू कॉस बीटा और डब्ल्यू साइन बीटा और डब्ल्यू यानी वेट हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो कुछ इस तरीके से शियर स्ट्रेस आएगा। नीचे ऐसे आपका आएगा गामा डब्ल्यू आर एस, एंड ये कर्व वाले यानी जो स्लोप वाला पार्ट है उसमें 0.75 बाई डब्ल्यू आर एस आएगा दोनों साइड। तो फॉर नो स्कोरिंग और सेफ्टी कंडीशन, है ना, मतलब हमारा कोई भी तरीके का स्कोरिंग ना हो या सेफ्टी कंडीशंस को अगर हम ध्यान में रखें, तो शियर स्ट्रेस जो एग्जर्ट किया जाता है बाय वाटर ऑन वेड पार्टिकल शुड बी लेस देन, वो कम होना चाहिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेड पार्टिकल, जो शियर स्ट्रेंथ होता है वेड पार्टिकल का उससे। यानी टाउ नोट लेस देन इक्वल टू टाउ सी, टाउ नोट जो है लेस देन इक्वल टू टाउ सी होना चाहिए। टाउ सी जो है सील्ड इंट्रेनमेंट फंक्शन होता है, सील्ड इंट्रेनमेंट फंक्शन होता है। टाउ सी इज इक्वल टू 0.056 गामा डब्ल्यू डी इंटू जी एस माइनस वन। गामा डब्ल्यू आर एस इज इक्वल टू ये या फिर लेस देन या इक्वल टू 0.056 गामा डब्ल्यू डी गुने जी माइनस एस, जी एस माइनस वन। तो आर एस लेस देन इक्वल टू 0.056 डी 2.65 माइनस वन। यहाँ पे गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू ये जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो आर एस लेस देन इक्वल टू 0.056 डी इंटू 1 - 65। अब यहाँ पे देखो जीएस का जो वैल्यू है ये हम ले लेकर चलेंगे 2.65। जनरली हमारा 2.6 या 2.5 से ऊपर लेकर जनरली हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर दिए तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आर एस,
है ना, 11 गुने R गुने S होता है, तो 11 RS से ज्यादा होता है डायमीटर। तो डी जो है मीन डायमीटर ऑफ वेट पार्टिकल, जी एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आर जो है हाइड्रोलिक रेडियस और एस जो है बेड स्लोप। तो फॉर सेफ्टी ऑफ साइड स्लोप, shear force at bed slope is equal to 0.75 gamma WRS। तो टाउ नोट डैश इज इक्वल टू 0.75 WRS। तो टाउ नोट डैश जो है वो shear स्ट्रेस जो एग्जर्ट किया जाता है बाय वाटर ऑन द साइड ऑफ चैनल। टाउ सी बार आ जाएगा आपका shear स्ट्रेंथ ऑफ साइड पार्टिकल्स। तो टाउ सी बार डिवाइडेड बाई टाउ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 - स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाइव। तो टाउ सी बार इज इक्वल टू टाउ सी इंटू इंटू स्क्वायर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाइव। तो टाउ सी बार इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ सी डैश इज इक्वल टू 0.056 गामा डब्ल्यू इंटू डी का होल इंटू GS-1 इन गुने स्क्वायर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाइव। तो फॉर सेफ्टी ऑफ साइड की सेफ्टी देखते हुए टाउन नोट डैश लेस देन इक्वल टू टाउ सी डैश। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.75 गामा WRS लेस देन इक्वल टू 0.056 गामा WD इंटू GS-1 इंटू स्क्वायर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाइव। तो गामा W से गामा W चला जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 0.75 RS लेस देन इक्वल टू D/11 इंटू स्क्वायर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाइव। यहाँ पे फाइव जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस, थीटा जो है साइड स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगला पॉइंट्स है डिस्कशंस का जो कि है लोकल स्कोर। लोकल स्कोर एट और अराउंड ब्रिज पियर्स एंड अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। कोई अगर अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है तो वहां पे लोकल स्कोर कैसे होता है एट और अराउंड ब्रिज पियर, जो ब्रिज का पियर होता है उसके। तो यहाँ पे आता है आपका लोकल स्कोर इज द इरोजन। लोकल स्कोर क्या होता है, वो इरोजन होता है एंड रिमूवल ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट का रिमूवल होता है फ्रॉम बेड ऑफ रिवर, रिवर के जो बेड होते हैं वहां से रिमूव होते हैं, और स्ट्रीम अराउंड ब्रिज पियर्स एंड अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। ये अकर होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस एंड हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इन द विसिनिटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। जो स्कोर होता है वो अंडरमाइन होता है स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स फाउंडेशन एंड पोज अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू इट्स इंटीग्रिटी। अगला है सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड extent of local score। Several factors contribute to the development and extent of local score, जिसमें सबसे पहला आता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो कि हायर फ्लो वेलोसिटी रिजल्ट करता है इन ग्रेटर इरोजन फोर्सेस, increasing potential for a score velocities in influenced by factors such as size of river, discharge of rate and presence of flood events। कितना फ्लड इवेंट्स हमारा आ रहा है उसके हिसाब से। अगला है सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये टाइप और साइज ऑफ सेडिमेंट प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन स्कोर डेवलपमेंट। जो कोर्सर सेडिमेंट्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कोरोजन के, वाइल फाइन सेडिमेंट्स जो होता है वो इजिली पानी के फ्लो के कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तीसरा है बेड एंड बैंक मटेरियल। दिस स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ रिवर बेड एंड बैंक अफेक्ट करता है स्कोर को। लूज और पुअरली कंसोलिडेटेड जो मटेरियल होता है वो आसानी से इरोड हो जाता है। चौथा है शेप एंड अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर।
जो शेप साइज और अलाइनमेंट होता है ब्रिज पियर का या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, वो भी इम्पैक्ट करता है फ्लो पैटर्न को और वेलोसिटीज को, जिसके कारण से स्कोर प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का फ्लो पैटर्न हमारा बन जा रहा है ब्रिज पियर और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के शेप और साइज और अलाइनमेंट के कारण से। उसके बाद आता है फ्लो ऑब्स्ट्रक्शंस। फ्लो ऑब्स्ट्रक्शंस, लोकल स्कोर कैन अकर, जो लोकल स्कोर होता है वो अकर होता है व्हेन फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, जब फ्लो जो है ऑब्स्ट्रक्टेड होता है या कंसंट्रेटेड होता है बाय डेब्रिज, वेजिटेशंस एंड अदर स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू हायर वेलोसिटीज एंड इंक्रीज्ड इरोजन। मतलब वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा, है ना, वाटर के फ्लो का जो वेलोसिटी है या वाटर मूविंग का जो वेलोसिटी है वो अगर ज्यादा होगा, तो जो इरोजन होंगे वो भी हमारा ज्यादा देखने को मिलेगा। To mitigate the risk associated with local score, engineers employ various strategy। किस तरीके से हम जो स्कोर का रिस्क है या लोकल स्कोर हो रहा है उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहला जो ब्रेज का डिजाइन है वो हमें कंसिडर करना होगा, जिसके लिए एडिक्वेट फाउंडेशन डेप्थ, विड्थ और शेप जो है मिनिमम रखना होगा, ताकि स्कोरिंग हमारा कम हो। मतलब डेप्थ भी हमें एडिक्वेट रखना होगा, शेप भी और विड्थ भी। ओके, ताकि हम एक पोटेंशियल स्कोर डेप्थ को कंसीडर कर सकें और उसके बाद डिटरमाइन करें कि ब्रिज एलिवेशन हमारा कितना हो सकता है। दूसरा, रिप रैप एंड स्कोर प्रोटेक्शन। रिप रैप जो कि कंसिस्ट करता है लार्ज रॉक और कंक्रीट ब्लॉक्स को, जो कि ऑफनली प्लेस करेंगे अराउंड ब्रिज पियर्स एंड अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जो डिसिपेट करेगा एनर्जी ऑफ फ्लो को वाटर का, और उसके कारण से जो स्कोर पोटेंशियल है वो हमारा कम हो जाएगा। तीसरा है हमारा गैबन्स एंड रिवेट रिवर्टमेंट। जो गैबन्स है जिसको वायर में कंटेनर फिल्ड विद रॉक्स होते हैं, एंड रिवेटमेंट जो कि कंक्रीट या स्टोन कवरिंग होता है, जो कि प्रोवाइड करता है एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कोर। स्कोर के कारण से जो हमारा ब्रिज का पियर या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है वो कहीं कहीं अफेक्टेड होता है, कई कई बार कमजोर भी हो जाता है, टूट भी जाता है, तो उसको एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, तो जो हमारा गैम्बन्स है या रिवेटमेंट है वो। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक को भी और जो रिवर बेड होता है उसको भी। चौथा है आपका पाइल जैक के जैकेट एंड कॉलर्स। जो पाइल जैकेट्स होता है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है अराउंड ब्रिज पियर, ताकि जो उसका रेजिस्टेंस है उसको इन्हेंस किया जा सके, और स्कोर या जो इरोजिव फोर्स हमारा आ रहा है, क्योंकि स्कोरिंग होगा तो फोर्स लगेगा तो उससे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। ओके, पांचवा है आपका मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ ब्रिज पियर एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आर essential to detect signs of a score and take appropriate preventive measures। मेंटेनेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व करता है रिपेयरिंग एंड रेनफोर्सिंग स्कोर प्रोटेक्शन मेजर्स एज नीडेड। मतलब जैसा प्रोटेक्शन हमें जरूरत है तो उसके हिसाब से रिपेयरिंग और रेनफोर्समेंट भी हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स था, दो मेजर टॉपिक्स थे जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। एक सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म और दूसरा लोकल स्कोर। आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको जो है समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।